तो राधे राधे साथियों, ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा महीना? तो फरवरी मंथ। फरवरी मंथ का जो दूसरा वाला वीक है उसका पहला वाला पार्ट है। 4 डेज इसमें हम कवर करेंगे। कौन कौन सा? 8, 9, 10 और 11 तारीख। इन चारों डेज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस क्वेश्चन को एक तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप। क्या पूछ रहा है? सूरजकुंड मेले का आयोजन ये कहां पर किया गया? कहां पर पूछा जाएगा तो आप सब आंसर कर दोगे। हरियाणा में किया जाता है। हरियाणा में भी कहां पे? फरीदाबाद में। लेकिन और क्या बातें याद रखनी है? इस बार ये इसका 38वां संस्करण है, याद रखना। ये एक तरह का शिल्प मेला है, याद रखना। क्राफ्ट मेला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। इसमें इस बार थीम स्टेट कौन कौन रहे? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और पार्टनर कंट्रीज कौन रही है? बिम्स्टेक कंट्रीज पार्टनर कंट्रीज रही है। तो ये 3-4 बातें आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बातें बताता हूँ। एग्जाम रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन करता हूँ, कोई लॉन्ग में डिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता रहा हूँ, इसको इसी तरह से याद रखना। अगला प्रश्न दिखता है। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे। जोमेटो ने अपना नाम बदल लिया। नाम बदल के क्या कर लिया? एटर्नल कर लिया है। जोमेटो के सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। वहां पे एक आखिरी नक्सली जो था उसका नाम था कोतेहुंडा रविंदर, उसने सरेंडर कर दिया और उसके बाद कर्नाटक को आधिकारिक रूप से नक्सली फ्री घोषित कर दिया। ये आप ध्यान में रखना। और वैसे केंद्र सरकार का लक्ष्य भी है 2026 तक भारत से नक्सलिज्म को समाप्त करना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहां पे किया? तो भारत में किया, इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व फार्माकोपिया की अंतरराष्ट्रीय बैठक है, इस बार ये 15वां संस्करण है। भारत में हुआ, भारत में भी कहा, नई दिल्ली में हुआ। आयोजन करता है WHO। और क्या है फार्माकोपिया? तो एक तरह का कानूनी दस्तावेज है जिसमें दवाओं, केमिकल्स, अन्य पदार्थों के बारे में जानकारी दी गई है और इन पदार्थों का दवाई के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाए ये भी बताया जाता है। और फार्माकोपिया में दवाओं के मानक, गुणवत्ता, विनिर्देश तय किए जाते हैं। तो एक तरह से ये आप कह सकते हो दवाओं के बारे में एक बुक है। और इस बार इसकी 15वीं बैठक हुई भारत में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बैठक इसकी कब हुई थी? तो ये 2012 में हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वैसे आप जानते हो WHO का हेडक्वार्टर ये भी आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। टेड्रोस अधानोम इसके हेड है। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि अभी RBI ने रेपो दर को घटा दिया है। लगभग 5 सालों के बाद घटा दिया है। कितने पॉइंट से घटा दिया है? तो 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है। मतलब अभी तक कितनी थी? 6.50 थी और अब घटा करके 6.25% कर दिया है। रेपो रेट क्या होता है? तो आप यूं समझो ये RBI है। RBI ये जो हमारे बैंक होते हैं, SBI, HDFC, ये जो भी बैंक है, तो RBI सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है। तो RBI इन बैंकों को जो पैसा देता है और उस पैसे के एवज में ये बैंक RBI को जो ब्याज देते हैं उसी को कहा जाता है। तो ये बैंक RBI को जो जिस रेट पे इंटरेस्ट देंगे वही कहलाता है रेपो रेट। तो इसके कम होने से एक्चुअली में हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा कि ये जो बैंक आगे कस्टमर्स को लोन देंगे तो जिस इंटरेस्ट पे देंगे वो जो लोन देते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अब ये बैंक RBI को कम रेट दे रहे हैं तो कस्टमर से भी कम रेट लेंगे। और इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। बैंक जो RBI के पास में पैसा जमा करते हैं उसके एवज में RBI जो इंटरेस्ट रेट देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये हमेशा कम होता है रेपो रेट से। ठीक है, तो अभी तो आप ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। आप मुझे बताओ RBI के अभी नए नवीनतम गवर्नर कौन बने थे और कौन से नंबर के बने थे, ये आपको बताना है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है? तो आंसर होगा IIT हैदराबाद। एक्चुअली में करने क्या वाले हैं? तो ये भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन है। इसमें क्या होगा? इसमें रक्षा क्षेत्र के जो उपकरण होंगे, जो कंपोनेंट होंगे, उनका निर्माण किया जाएगा इस 3D प्रिंटिंग मशीन में। तो याद रखना, इसे DRDO और IIT हैदराबाद ने मिलकर के तैयार किया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अमेरिका के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा किस देश ने कर दी है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने। तो अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने पढ़ा होगा WHO से अलग हो गया कौन? अमेरिका। और उसके बाद अर्जेंटीना ने भी इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। अर्जेंटीना की स्टैटिक देख लेते हैं। ये साउथ अमेरिकी कंट्री है अर्जेंटीना। कैपिटल ब्यूनस आयर्स होती है, करेंसी होती है पीसो, प्रेसिडेंट है जेवियर मिले।
और आपको याद होगा 2024 में जब 5 देश, टोटल 6 देश इसमें शामिल होने थे ब्रिक्स में, लेकिन सबसे पहले मना कर दिया था अर्जेंटीना ने। और ये प्रश्न 2 बार तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद वैसे सऊदी अरब ने भी लास्ट में आते आते मना कर दिया। तो केवल 4 ही देश 2024 में ब्रिक्स में शामिल हुए थे। वो 4 कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको बताने हैं। और अभी 2025 में ब्रिक्स में एक और देश शामिल हो गया, वो 10वें नंबर का है, वो इंडोनेशिया है। बाकी 4 के नाम आप बताइए। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है, तो ये पनामा बन गया है। तो ये याद रखना, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या सिल्क रोड या सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप तक अपना सामान पहुंचाना, और इसके लिए वो भूमि और समुद्र के रास्ते से महाद्वीपों को जोड़ना चाह रहा है। और अभी पनामा इससे बाहर हो गया, मतलब इसमें शामिल था और अमेरिका के दबाव में आकर के ऐसा इन्होंने घोषणा की, अमेरिका के दबाव में आकर के हम इससे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। पनामा एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। तो पनामा नहर नाम तो सुना ही होगा, तो ये रहा मैप में पनामा। पनामा सिटी इसकी कैपिटल होती है, यूएस डॉलर चलती है यहाँ पे, प्रेसिडेंट है जॉस राउल मुलिनो। अच्छा, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। पनामा कैनाल ये या पनामा नहर किस किस को जोड़ती है, तो याद रखना अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। एग्जाम में तो इसकी लंबाई भी पूछी गई थी, तो लगभग 82 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी फोर्ब्स की वर्ष 2025 के दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची आई थी, उसमें भारत को कौन से स्थान पे रहा, तो भारत को यहाँ पे 12वें स्थान पे रखा इन्होंने। अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स, और इसी ने 2025 के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की। पहले पे अमेरिका को रखा, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर यूके, और भारत को इसने 12वें स्थान पे रखा, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण अभी किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका ने किया है। तो अभी अमेरिकी नौसेना ने ही हेलियोस नाम का उनका जो एक लेजर वेपन है उसका सफल परीक्षण किया है। ये वेपन ड्रोन जो होते हैं उनको नष्ट करेगा। और इसे किस कंपनी ने बनाया है, तो अमेरिका की एक लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, उसी ने बनाया। हेलियोस की वैसे फुल फॉर्म भी है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, फिर भी मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, हेलियोस ये क्या है, एक लेजर वेपन है, किसका है, अमेरिका का है। ठीक है, पिछले साल आपको याद होगा DRDO ने भी एक अपना लेजर वेपन, स्वदेशी लेजर वेपन का भी परीक्षण किया था, और उसका नाम क्या था, उसका नाम याद रखना, उसका नाम दुर्गा 2 था। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, जिस तरह से हमारा है इसरो, अमेरिका का है नासा, तो इनका है रोसकॉस्मोस। और अभी इसी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो दिमित्री बाकानोव को बनाया गया है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, हमारा जो इसरो है इसके भी अभी नए हेड बने थे, उन हेड का नाम क्या है। ठीक है, चलो बताओ हेड का नाम क्या है और कौन से नंबर के हैं, ये भी आपको बताना है। बाकी ये ओलोग कोनोनिंको का नाम आपने सुना होगा, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, लगभग 1000 दिन, और ये रूस के ही अंतरिक्ष यात्री हैं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला भी प्रश्न अच्छा है, हमारे जो नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, कौन, प्रहलाद जोशी, अभी उन्होंने या उनके अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो मतलब अभी, और ये किस डेट तक का डेटा है, 31 जनवरी 2025 तक का डेटा है। इन्होंने कहा कि भारत में स्थापित सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो कैपेसिटी है वो कितनी हो चुकी है, 100 गीगावाट हो चुकी है। ये अचीवमेंट है हमारे लिए। वैसे हमारा लक्ष्य भी बता दूं मैं आपको क्या है, 2030 तक का अक्षय ऊर्जा का, रिन्यूएबल एनर्जी का, क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी कुछ भी बोल दो, इसका हमारा लक्ष्य है 500 गीगावाट का। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना, इसका तो उत्तर हो जाएगा 100 गीगावाट। गीगा मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9 होता है, जिस तरह से मेगा होता है 10 की पावर 6, गीगा होता है 10 की पावर 9। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश का ही एक और शहर है, भोपाल। तो इंदौर, उसके बाद भोपाल, यहाँ पे ना भीख मांग पाओगे ना भीख दे पाओगे। ऐसा करोगे तो वो अपराध माना जाएगा और उसके अंतर्गत आपको सजा होगी। सजा में क्या, 6 महीने तक जेल हो जाएगी और 2500 रुपये आपसे जुर्माना भी लिया जाएगा। अच्छा, ये भीख मांगने को जो अपराध है ये किसके अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है, अपराध माना जा रहा है, तो अभी जो 3 नए कानून आए थे पिछले साल हमने पढ़ा था, उसमें एक था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 के तहत ऐसा कहा गया है कि यह अपराध है। फिर अभी पूछ रहे हैं, अभी फरवरी में ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, फिर से 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि अब 2028 कर दिया गया है। अभी इसका कार्यकाल अभी खत्म हो रहा था, अभी मार्च 2025 में ही।
और अब 2028 तक के लिए 3 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया, वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा जीतो बाजी खेल के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। इसे होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान का मैच आपको पता है यूएई में होगा। इस बार इसका नवा एडिशन है। ऑफिशियल सॉन्ग क्या है? जीतो बाजी खेल के। इसको आतिफ असलम ने गाया है। ठीक है, और देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। 9 मार्च को रिजल्ट आएगा। और जो अगला एडिशन है ना, इसका 10वां एडिशन, वो 2029 में होगा और भारत उसको होस्ट करेगा। लास्ट वाला 2017 में हुआ था इंग्लैंड वेल्स में। पाकिस्तान जीत गया था, भारत को हरा दिया था। और पहला 1998 में हुआ था बांग्लादेश में। साउथ अफ्रीका जीत गया था, वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा युगांडा में शुरू किया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा क्योंकि पहली बार है, मतलब पहली बार इबोला के खिलाफ वैक्सीन का ट्रायल ये किया गया। कहां पे किया गया? युगांडा देश में किया गया है। अब युगांडा में लेकर के चलता हूं, एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। स्टैटिक देख लो, ये अफ्रीकी देश है युगांडा। कैपिटल कंपाला होती है। युगांडा शिलिंग यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला अभी कहां पे रखी गई है? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी कहां पे? तो हिमाचल के सोलन जिले के दबोट में उत्तर भारत का ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कैपेसिटी इसकी कितनी होगी? 1 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, और खर्च होएगा 9.04 करोड़ रुपए। और वैसे हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य भी है 2026 तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका है। मतलब सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है अमेरिका को। किस में बोल रहे हैं अपन? ये वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इसका मतलब समझ में आता है ना, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक के बीच को हम बोलते हैं एक वित्त वर्ष। तो ये 2023-24 वाला वित्त वर्ष है। तो इसके अंदर जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है अमेरिका को। टोटल जितना एक्सपोर्ट हुआ है उसका 18% हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है। और इस बार का एक्सपोर्ट भी हमारा एक रिकॉर्ड रहा है। जो कितना रहा है, अगर वैल्यू में बात करोगे तो 778.21 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट रहा है। जो अगर हम बात करते हैं, अगर तुलना करते हैं वित्त वर्ष 2013-14 से, तो उससे ये कितना ज्यादा है? 67% ज्यादा है। और किस सामान को सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया, अगर या किस सामान के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा वृद्धि इंक्रीमेंट देखा गया, तो वो मोबाइल फोन्स है। ठीक है, तो पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये डेटा ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में अभी कौन शामिल हो गया है? जीएमआर एयरपोर्ट शामिल हो गया है। ये जीएमआर ग्रुप का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जो क्या काम करता है? जो एयरपोर्ट्स को डिजाइन करने का, उनका निर्माण करने का, उनका संचालन करने का काम करता है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे अभी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में ये शामिल हो गया है। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा फैसिलिटी अभी कहां पर शुरू हुई है? तो याद रखेंगे हरियाणा में ये शुरू हुई है। हरियाणा में भी कहां पे? फरीदाबाद में। भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी है ना। और क्या होगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं। देखो, जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक दूसरे से फैलती है, उन पर यहाँ पर रिसर्च की जाएगी, वैक्सीन तैयार की जाएगी, उनका परीक्षण किया जाएगा। फेरेट क्या होता है? फेरेट एक तरह का एनिमल होता है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है? इस एनिमल का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो जो ह्यूमन यानी कि हम लोग हैं, हमारे रेस्पिरेटरी, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके जैसा ही होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी रोग हैं, तो उनका जो परीक्षण होगा ना, उन रोगों के लिए जो भी वैक्सीन बनेगी, जो भी टेस्टिंग की जाएगी, तो हम इन पे करेंगे, मानव पे नहीं करेंगे, इन पे करेंगे। क्योंकि आपको पता है सारे टेस्टिंग ये जानवरों पे ही होती है। तो हमने देखा हमारा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सेम है, तो इससे संबंधित जो भी बीमारियां होंगी उसके लिए जो भी वैक्सीन तैयार करना है या कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो इन पे करेंगे। इन पे सफल हो गया मतलब मानव पे सफल हो जाएगा, इन पे फेल हो गया मतलब मानव पे फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको बोला है देश की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा है। ठीक है, बात समझ में आई? अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, बीएपीएस जो संस्था है जो मंदिरों का निर्माण करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है बीएपीएस, मतलब
बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। और अभी इसी ने दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर, हमारे पृथ्वी का जो नीचे वाला आधा हिस्सा है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो कहाँ पे किया है याद रखना, साउथ अफ्रीका में किया है। और साउथ अफ्रीका में भी कहाँ पे? तो जोहान्सबर्ग जो स्थान है वहां पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया। बीएपीएस से आपको याद आएगा, पिछले साल बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसका खुद उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, बहुत सारे हिंदू टेम्पल ये बनाते हैं, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहा था एक आर्टिफिशियल सन है जिसका नाम ईस्ट है, ये किस देश का है? तो ये चाइना का है। ईस्ट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी इसमें क्या किया गया, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन रखा गया, वो भी कितनी देर तक? 1000 प्लस सेकेंड तक के लिए, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। ठीक है, इसलिए ये एक बार फिर से न्यूज में था, तो ध्यान रखना। ये आर्टिफिशियल सन है। ईस्ट क्या है? आर्टिफिशियल सन है। किस देश का है? चाइना का है। इसी तरह से साउथ कोरिया का भी एक आर्टिफिशियल सन है, स्टार। ये भी कुछ समय पहले न्यूज में था, क्योंकि इसने भी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को मेंटेन किया था, लेकिन उसने केवल 20 सेकंड तक के लिए किया था। ठीक है, तो स्टार साउथ कोरिया का है, ईस्ट चाइना का है। एक ये प्रश्न भी देखो, स्पेस से ही संबंधित है कि नेविगेशन सैटेलाइट है मित्सुबिशी 6, अभी इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको जापान ने लॉन्च किया है। आप कह सकते हो एक तरह से ये उनका एक नेविगेशन सैटेलाइट को मजबूत करने के लिए इन्होंने ये एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। अच्छा, नासा का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? अच्छा, एक बार ये प्रश्न भी देख लो, स्पेस से ही संबंधित है। नेविगेशन सैटेलाइट है मित्सुबिशी 6, इसको किसने लॉन्च किया है? तो मित्सुबिशी इसको जापान ने लॉन्च किया है। ये एक तरह का नेविगेशन सैटेलाइट है, मित्सुबिशी 6 इसका नाम है। और इसको इन्होंने किस रॉकेट से लॉन्च किया? H3 रॉकेट से लॉन्च किया है। जापान का जो नेविगेशन सिस्टम है ना, उसको कहते हैं QZSS। इसी को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। आपको याद होगा जिस तरह से अभी हमने हमारा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को भी लॉन्च किया था हमारे नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और हमारे नेविगेशन सिस्टम का नाम है नाविक। तो उसी तरह से इन्होंने भी किया है। ठीक है, नेविगेशन जो सिस्टम है अलग अलग देशों के अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा नाविक हो गया, अमेरिका का GPS है, रशिया का ग्लोनास है, चाइना का बाइडू है। तो ये अक्सर न्यूज में रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप ध्यान रखना इनको तो कम से कम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया गया? 10 फरवरी को मनाया जाता है। और याद रखना 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया था। थीम भी है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। वैसे 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में भी हमने मनाया, ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया? तो नामीबिया आंसर हो जाएगा। नामीबिया देश के या स्वतंत्र नामीबिया के पहले ये राष्ट्रपति थे, जिन्होंने नामीबिया को 1990 में साउथ अफ्रीका से स्वतंत्रता दिलाई थी और पहले यहाँ के राष्ट्रपति बने थे। सैम नुजोमा इनका नाम है, याद ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं आपको नामीबिया मैप में भी दिखा देता हूँ। ये साउथ अफ्रीकी देश है नामीबिया। विंडहोक यहाँ की कैपिटल होती है, नामीबियन डॉलर करेंसी है। वर्तमान में प्रेसिडेंट, ये दिसंबर में बनी थी, आप कह सकते हो नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट है ये। नाम है नेटुम्बो नंदी नदेतवा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ के पहले राष्ट्रपति का भी निधन हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस एपिलेप्सी डे, तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को ही। थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी। ये इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है, एक भारत में भी मनाते हैं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में। वो 17 नवंबर को होता है, ये भी मैंने आपको साथ में बताया, ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी फरवरी में ही भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन। तो साइक्लोन एक्सरसाइज किस किस के बीच होता है? तो भारत और ये इजिप्ट यानी कि मिस्र के बीच होता है। अभी जो हुआ तीसरा संस्करण है, तीसरी बार हो रहा है। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे, किनके बीच होता है ये याद रखना, कौन सा एडिशन है ये याद रखना, और कहां पर हुआ ये याद रखना है। इजिप्ट के भी दर्शन करा दूं एक बार मैं आपको। तो ये रहा इजिप्ट, अफ्रीकी देश है। कायरा यहाँ की कैपिटल होती है, मिस्र पाउंड, इजिप्टियन पाउंड करेंसी। अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। नील नदी का वरदान कहा जाता है इजिप्ट को। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी दुनिया का सबसे बड़ा झूमर महोत्सव, जो कि एक तरह का नृत्य महोत्सव है, ये कहां पर
मनाया जाएगा तो याद रखना असम में, असम के गुवाहाटी में मनाया जाएगा ये, जिसमें चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 25 और 26 फरवरी को होगा। दुनिया का सबसे बड़ा झूमर झूमर महोत्सव है, ये असम में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है, नाम क्या है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम एन बीरेन सिंह है। और क्यों इस्तीफा दे दिया, क्या मुख्य कारण है? तो मुख्य रूप से दो समुदाय हैं यहाँ पे, एक को आप जानते हो मैतेई के नाम से और एक है कुकी, और काफी समय से इनके बीच में संघर्ष चल रहा है। मुख्य रूप से मेन जो संघर्ष है वो 2023 में स्टार्ट हुआ था। और किसको लेकर के संघर्ष चल रहा है? अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने को लेकर के, क्योंकि जो कुकी है ये पहले से अनुसूचित जनजाति है, लेकिन जो मैतेई लोग हैं उन्होंने कहा कि हमें भी अनुसूचित जनजाति में आना है, तो इसका विरोध किया कुकी वालों ने, और ये लड़ाई इसी कारण से चालू हुई। और आप जानते हो बाकी आगे की कहानी क्या है। उसको कंट्रोल नहीं कर पाए यहाँ के मुख्यमंत्री, तो दबाव बनाया गया काफी समय से, और अब जाकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो नाम ध्यान रखना। मणिपुर के स्टैटिक जरा देख लो, ये एग्जाम में आ सकते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसके स्टैटिक तो पता ही होने चाहिए। तो कैपिटल इम्फाल होती है, गवर्नर अब अजय कुमार भल्ला है। मुख्यमंत्री अब कौन बनते हैं नए वो देखते हैं। लोकटक झील आपको यहाँ मिल जाएगी, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। यहाँ का मार्शल आर्ट थांगटा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो बड़ा सिंपल नाम है, नवाब सलाम। सिंपल क्यों है? क्योंकि पिछले साल हमने इनका नाम खूब पढ़ा था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये नए हेड बने थे, तो अभी ये यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। दिसंबर में हमने देखा यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने थे जोसेफ ऑन, ये प्रेसिडेंट बने, ये प्रधानमंत्री बन गए। ध्यान रखना। लेबनान एक बार मैं आपको दिखा दूं मैप में कहां पर है। ये रहा मैप में लेबनान, जिसकी कैपिटल होती है बैरूत। लेबनीज पाउंड यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ये दोनों नए बने हैं, ध्यान रखना इनके नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया, उसका नाम क्या है? तो विंग्ड रेडर्स इसका नाम है। ठीक है, तो भारतीय थल सेना वायुसेना ने दोनों ने मिलकर के पूर्वी कमान में विंग्ड रेडर्स नाम से एक प्रशिक्षण अभ्यास किया है। आपस में तालमेल बढ़ाना यही इसका मुख्य उद्देश्य था, तो यह आप ध्यान रखिएगा। विंग्ड रेडर्स नाम याद रखना। फिर ये भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि काफी बार इसके वेन्यू चेंज हुए। तो अब बोला गया मई 2025 में वेव्स समिट कहां पर होगा? वेव्स मतलब वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन हो रहा है और भारत इसको होस्ट कर रहा है, लेकिन भारत हर बार इसका वेन्यू चेंज कर रहा है, ये थोड़ी समस्या है। पहले इन्होंने बोला था नवंबर में होगा, नवंबर 2025 में गोवा में होगा, फिर चेंज कर दिया, फिर बोला फरवरी में होगा और फरवरी में नई दिल्ली में होगा, फिर चेंज कर दिया, बोल रहे हैं मई में होगा। भाई मई में पक्की बात है, मई में होगा, मुंबई में होगा, देखते हैं होगा नहीं होगा। तो अभी तो हम मुंबई याद रखना, लेटेस्ट अपडेट यही है। ठीक है, तो बस इतना ही है इस प्रश्न में और यही ध्यान रखना है। एक ये टेनिस वाला प्रश्न भी देखो कि 2025 में जो भी चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर्स टूर्नामेंट हुआ उसको किसने जीता, उसमें एकल खिताब किसने जीता? अब देखो यहाँ पे आपसे ये नहीं बोला गया, तो आप ये मत सोचना इसमें न तो वुमेन सिंगल बोला ना मेन सिंगल बोला, केवल बोल दिया सिंगल्स का खिताब। ये जो एटीपी यहाँ पे लिख दिया ना, इसका मतलब ही हो गया ये पुरुषों का है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ये पुरुषों का होता है। ठीक है, तो वुमेन सिंगल की यहाँ पे बात कर रहा है, इसको केरियन जैकवेट ने जीत लिया है। तो यहाँ पे हम चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, हुआ कहाँ पे? तमिलनाडु के नुंगमबक्कम में हुआ। और मेन सिंगल में इसको फ्रांस के किरियन जैकवेट ने जीत लिया है, स्वीडन के एलियास यमोर को हराया। मेंस डबल ने जापान की टीम ने जीता है और यहाँ पे इन्होंने भारत की टीम को हराया है, रामकुमार रामनाथ और साकेत माइनेनी को हराया। ये यहाँ पे उप विजेता रहे, आप बोल सकते हो। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन यूके में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है। वीकली करंट अफेयर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, प्लीज इन्हें सपोर्ट जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कीजिए। लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना यार, एक बार शेयर कर दिया करो अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। बाकी इतना ही रखते हैं आज के लिए। राधे राधे।